कार्यक्रम बिहार बिहान में मैं हूं राकेश। दर्शकों, गर्मी कितनी ज़्यादा है, मतलब कि हम समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे जो दिन तपता है वो रात 8 बजे तक पूरा का पूरा जो दिन होता है और रात भी गर्म ही होता है। अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, जब सुबह का समय है, जब हम उठते हैं, ठंडी ठंडी हमें हवाएं मिलती हैं और चिड़ियों की चहचहाट मिलती है, तब हमें मालूम चलता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। और इसका दूसरा रूप दोपहर और रात का भी वक्त भी होता है, जब हमें गर्माहट महसूस होती है। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया और मैं आपको बता दूं, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण दिवस हम सभी के लिए कितना खास है। इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रोजाना सिर्फ हम बात करने से नहीं, बल्कि इस दिशा में कुछ आगे भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। मतलब कि गर्मी के दिनों में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एसी लगाते हैं, कार में जाते हैं, सफ़र करते हैं, वहाँ पर एसी होती है, और ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी एसी होता है। मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ का तापमान तो हम ठंडा कर देते हैं, लेकिन बाहर का माहौल हम गर्म कर देते हैं। इसलिए मानव को अच्छी तरह से समझना होगा कि प्रकृति में संतुलन कैसे बनाया जा सके। क्यों? बहुत खूबसूरत राकेश, तुमने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक शुरुआत की है। दर्शकों से एक अपील कि हम अपने साथ साथ अपने पर्यावरण की भी सुविधा का ख्याल रखें, अपने पर्यावरण की सुरक्षा का भी ख्याल रखें, और इसके तहत जो भी छोटे मोटे प्रयास अगर हम कर सकते हैं अपनी ओर से तो हमें ज़रूर करना चाहिए। नमस्कार, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। आज की सुबह राकेश के साथ मैं हूँ प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत हो चुकी हो, और जैसा कि हम बखूबी जानते हैं, जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है हमारी ये कोशिश होती है राकेश कि हम अपने दर्शकों के साथ कुछ बेहतर, कुछ अच्छा साझा करें। और शुरुआत में अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल कथन। तो आइए सर्वप्रथम नजर डालते हैं महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल वचन पर, अनमोल कथन पर। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। आज हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर है क्या, इसके लक्षण क्या है, और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर क्या है, क्या दोनों एक है। मतलब कि इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होंगे आज हमारे सवाल होंगे, और इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच मौजूद हैं चीफ स्टेट कैंसर ऑफ इंस्टीट्यूट के, हमारे बीच मौजूद है पटना IGMS के डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे राज्य के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है IGIMS, और आप वहाँ पर कैंसर रोग विशेषज्ञ के तौर पर आप कई वर्षों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, आज 8 जून है और ब्रेन ट्यूमर को लेकर के हमारा ये प्रयास है कि लोगों के भीतर जागरूकता आए। और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की चौथी सबसे गंभीर बीमारी में से एक अगर है तो वो है ब्रेन ट्यूमर। और सर, आज इसके लिए हम ये पूरा दिवस मना रहे हैं। जानना चाहूँगी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वह जागरूकता को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया, ये चौथा ब्रेन ट्यूमर जो होता है बीमारियों में चौथे स्थान पर है। और यदि जागरूकता हम लोग फैलाते हैं पब्लिक में, और जागरूकता फैला के बीमारियों का प्रतिशत कम कर सकते हैं, और प्लस जल्दी पकड़ाने से उनके इलाज में भी सुविधा रहेगी और बीमारी को हम लोग क्योर भी कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा बीमारी है कि दोनों तरह की होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसरस और नॉन कैंसरस। यदि टर्मिनोलॉजी मेडिकल बोला जाता है तो बेनाइन एंड कैंसरस। यदि बेनाइन ट्यूमर वगैरह जो होते हैं वो उनकी जो है, या फिर कैंसरस जो होते हैं, ब्रेन ट्यूमर 4 तरह के होते हैं। 4 तरह में एक पहला जो आता है, जो दूसरी जगह बीमारियां हैं और वो ब्रेन में आ गई, यह जनरली जो होता है कैंसरस में होता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर सेकेंडरी उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे छाती की बीमारी से, फेफड़ा की बीमारी से, या हड्डी की कोई बीमारी, या सार्कोमा वगैरह जो बोलते हैं, वो सबसे ब्रेन में चला गया। और दूसरी जो है ब्रेन से ही उत्पन्न होता है, तो उसमें भी कैंसरस और नॉन कैंसरस होता है। तो नॉन कैंसरस वगैरह जो होते हैं तो उसमें यदि सर्जरी करने लायक होती है तो सर्जरी करके उसको काट के निकाल दिया जाता है और पेशेंट लगभग ठीक हो जाता है। लेकिन कैंसरस जो होते हैं यदि डीप सीटेड है और दूसरी जगह से स्प्रेड किया हुआ रहता है, और ट्यूमर का साइज़ यदि बड़ा रहता है तो वह निकाल पाना मुश्किल होता है। और उसमें यदि दूसरे पूरे शरीर का यदि कंट्रोल देखा जाए तो हमारे ब्रेन से ही रहता है, और जिस ऑर्गन से रिलेटेड है यदि वो डिस्टर्ब होगा तो उसका फंक्शन भी मार खाता है, जिसके कारण वो फंक्शन नहीं होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं पुनः बोलूँगा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है पेशेंट को बताने के लिए कि क्या होता है।
तो यदि ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो इसमें जनरली जैसे होता है माथे में दर्द, जिसको हम लोग हेडेक बोलते हैं, हेडेक से शुरू होता है। ये जो आँखों का रोशनी है कम होना होता है, हाथ पैर में कमजोरियाँ आनी होती है, वोमिटिंग टेंडेंसी वगैरह बना रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि लेथार्जी हो जाती, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो यदि इस टाइप का सिम्टम आपको मिलता है तो नियर बाई जो हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया जाए, और वहाँ सारी जांच वगैरह यदि शुरू में पकड़ा जाते हैं तो एक क्योर होने की भी संभावना रहती है। एक बात आपने कही डॉक्टर यहाँ पर कि शरीर के अन्य किसी ऑर्गन में भी अगर आपको कोई इस प्रकार का ट्यूमर पाया जाता है या फिर वो कैंसरस होता है तो उसकी संभावना होती है कि तब वो जाकर आपके ब्रेन में पहुंच जाए और फिर ब्रेन कैंसर कॉज कर सकता है। इस तरह की भी संभावना होती है। यस, ऐसा भी होता है। स्पेशली जैसे हम लोग उसको यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं तो मेटास्टेटिक बोलते हैं। और कोई भी कैंसर जैसे रहता है उनके जो है लेट स्टेज में ब्रेन में चला जाता है, माने प्राइमरी वहाँ नहीं है, उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेकेंडरी बोलते हैं, और वो चल जाता है तो उसमें भी उसी तरह की प्रॉब्लम होती है जैसे दूसरे बेनाइन ब्रेन ट्यूमर वगैरह में होता है। उसमें भी जो सिम्टम मैंने बताया उस टाइप का होने लगता है। लेकिन कैंसर पेशेंट जो होते हैं वो ट्रीटमेंट के बाद भी फॉलोअप में होते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ इस टाइप के सिम्टम आ गया तो हो सकता है ब्रेन में चला गया। तो हम लोग जाँच वगैरह कराते हैं, MRI ब्रेन कराते हैं, और उसमें मिलता है तो फिर उसका हम लोग इलाज शुरू करते हैं। और इलाज के 4 तरीके हैं जो हम लोग उसमें करते हैं कि जैसे डायग्नोसिस हो गई, डायग्नोसिस करने के बाद रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, केमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि स्टेज अर्ली है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो सर्जरी करके जितना मैक्सिमम हो सकता है ट्यूमर को वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद फिर रेडिएशन और केमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जो दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और जिस बीमारी पर हम चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है, जानलेवा भी साबित होती है सभी के लिए, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में कई तरह की बीमारियों से हम जूझ भी रहते हैं। कभी कभी हमें पेट दर्द हो जाता है, कभी सिर में भी दर्द होता है, तो इस वजह से हम मुख्य कारण पता नहीं लगा पाते कि हमें कोई बीमारी या फिर ऐसे ही हुआ है। मतलब कि क्या ऐसा मेजर इशू हमें ज़्यादा लगे ताकि हमें शुरुआती तौर पर जांच कराने की आवश्यकता है कि हमें लगे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, और किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, किसी किसी हो सकता है, जरूर इसके बारे में बताएं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का यदि एज की बात की जाए तो एज वार इसमें नहीं है। बच्चे में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है और बुढ़ापे में भी होता है। तो स्पेशली यदि इसमें देखा जाए तो ज़्यादा परसेंटेज जो है 45-50 के बाद ही ब्रेन ट्यूमर की शिकायत रहती है, लेकिन बच्चों में भी होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है जो सिस्टम हम लोग जागरूकता के लिए यदि बोलते हैं, यदि 35 साल 40 साल के बाद यदि मेडिकल यदि हम लोग कराते हैं प्रत्येक साल, जिसमें एकदम सिंपल चीज़ रहती है, एक ब्लड टेस्ट हो गया, छाती का फोटो हो गया और पेट का एक अल्ट्रासाउंड हो गया, तो इससे हम लोग बहुत सी बीमारियों को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो यदि कोई भी फीमेल या मेल जो होते हैं 40-45 साल के हो गए, यदि अर्ली मेडिकल चेकअप कराएं तो जागरूकता भी फैलेगी और बीमारियां जल्दी पकड़ाएंगी और उसका क्योर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, इससे रिलेटेड एक मेरा वो सवाल था कि शुरुआती जांच, क्योंकि एक और बात प्रेरणा, डॉक्टर साहब ने हमें एक महत्वपूर्ण ये बात बताई कि यूरोपियन कंट्रीज में होता क्या है कि प्रत्येक साल लोगों को अपना जांच करवाने के लिए हिदायत दी जाती है, एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई भी गंभीर बीमारी हो तो उसे डिटेक्ट किया जा सके और मेजर इशू ना बने, आगे जाकर वो बीमारी घातक ना बने। तो ये हमारा सवाल इससे ये भी जुड़ा हुआ है कि अगर किन्हीं को मालूम चले, किसी को अगर शक भी हो कि हमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो शुरुआत में वो जो जांच होती है, किस तरह की जांच की आवश्यकता होती है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताएं। देखिए, जनरली जैसे होता है ब्रेन ट्यूमर का जो पहला सिम्टम से यदि कहा जाए तो हेडेक होता है। हेडेक के कॉमन जो होते हैं, जैसे कि यदि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यदि वो हाई होता है तो उसमें भी हेडेक, आँख की रोशनी यदि कम हो जाती है उसके कारण भी हेडेक होने लगता है, प्लस दूसरी जो छोटी छोटी बीमारियां होती है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो यदि हम अच्छे फिजिशियन के पास जाए और आँख की रोशनी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जो कॉमन यदि जांच कराते हैं वो सब यदि ठीक रहा, और तब फिर हम लोग ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए MRI ब्रेन कराते हैं, और उसमें छोटे से छोटे ट्यूमर वगैरह भी जो होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, और यदि अर्ली स्टेज में आए तो उसका निदान बहुत संभव है।
सर डिटेक्शन की बात आप बता रहे हैं, अगर हम कॉजेज़ की बात करें जो बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है इस प्रकार की जानलेवा और गंभीर बीमारी के, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यदि किसी एक कारण की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। ये यदि बोलते हैं मल्टीपल कॉजेज के कारण होता है। जैसे यदि सबसे कॉमन यदि बोलते हैं हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा वातावरण, जिसके बारे में आप पर्यावरण दिवस के बारे में आप बताते हैं, ये सब के कारण भी जो होते हैं, और हमारे जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गए हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह लेना, शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन, ये सभी जो है हमारी ज़िंदगी को नष्ट करती है और बीमारियों को बढ़ाती है। उसमें ब्रेन ट्यूमर भी है, कैंसरस भी है, सब कुछ। लेकिन सर कई बार कुछ ऐसे बच्चों में ये पाया गया है, ना ही उनकी जीवन शैली ऐसी रही है, ना ही उन्हें वो ड्रग एडिक्टेड रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उन लोगों में, महिलाओं में पाया गया है। इसके पीछे के क्या कारण आप मानते हैं? यदि इटोलॉजी देखा जाए तो ऐसे केसेस बहुत कम रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई काउज रहता है, लेकिन कुछ इस टाइप के हैं जो बोलते हैं पारिवारिक, यदि बोले माने फैमिली की तरफ से जेनेटिक जो आते हैं, और कुछ जो है डीएनए में सम चेंजेस के कारण इस टाइप के मिलते हैं। यदि उस टाइप के यदि मिलते हैं तो जो साइन सिम्टम को देखते हुए, या फिर जैसे बच्चों में भी पाया जाता है, तो किसी अच्छे पेडियाट्रिशियन से मिलने से वी कैन डिटेक्ट एंड वी कैन ट्रीट। जी, क्योंकि देखिए, कोई भी नॉट ओनली ब्रेन ट्यूमर, कोई भी बीमारियां आजकल नवजात शिशु जो होते हैं उनको भी होते हैं जी। तो यदि 100% एक ही तरह का रूल यदि सब पर लागू होगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि नवजात की बात करें तो बेचारा क्या किया है इस दुनिया में, क्या पर्यावरण की भी बात करें तो उस टाइप का नहीं हुआ है, कि यदि किसी तरह के हैबिट जिसको बोलते हैं वो भी नहीं है, या फिर किसी इन्फेक्शन की बात बोल लें वो भी नहीं है, फिर भी बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन उनके परसेंटेज कम है, और मोस्टली जो परसेंटेज बीमारियां का है जो मैंने बताया वह रहता है। कैंसर पेशेंट और ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए पटना आईजीएमएस में किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं, और जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ किस तरह वो वहाँ पर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, कितना सपोर्टिव वहाँ का जो पूरा प्रशासन है, जरूर बताएं इसके बारे में। देखिए, आईजीएमएस जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑटोनोमस बॉडी है, और वहाँ पर लगभग प्रत्येक डिपार्टमेंट है और प्रत्येक चीज़ का इलाज है। उसमें ये एक विभाग जो है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो सब फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। कैंसर के यदि इलाज के बारे में यदि बात किया जाए तो उसमें 5 डिपार्टमेंट होते हैं: सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, गायनी ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, और पेन एंड पैलिएटिव जो बोला जाता है, जैसे कि आपने चर्चा किया कि दर्द होता है, तो मोस्टली जितने भी कैंसरस बीमारी जो होते हैं एडवांस स्टेज में जाके पेन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और उस पेन के कारण ज़िंदगी तबाह हो जाती है, न लोग खा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, और नींद भी नहीं आती है, चल नहीं पा रहे हैं उसके कारण, तो पेन भी एक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं, इसके स्पेशलिस्ट वगैरह भी हैं, और जहाँ तक मशीन की बात है तो हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट सब तरह की मशीनें हैं जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। एट प्रेजेंट हम लोग के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 लीनियर एक्सीलरेटर है, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, ब्राकीथेरेपी, हाई डोज रेट है, उसके बाद पेट सीटी है, एमआरआई है, सीटी सिमुलेशंस है, और ओटी है जहाँ सर्जरी वगैरह सब होती है, केमोथेरेपी रूम है, और पेन एंड पैलिएटिव का हम लोग के पास उसके भी बेड हैं जहाँ पेशेंट को एडमिट करके 100 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ सब फैसिलिटी उपलब्ध है। और जहाँ तक सरकार की सहायता की बात है तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैंसर योजना और आयुष्मान भारत, ये सारे फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे गरीब मरीज़ अपना फ़ायदा उठाकर और इलाज कराते हैं। यानी कि एक आम जन के लिए भी, वो तबका जो मुख्य धारा में नहीं है, जो तमाम तरह की जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वो भी सरकार के द्वारा दी जा रही इन तमाम योजनाओं का, इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। एकदम उठा सकते हैं, और ये सब फैसिलिटी लेने में भी ज़्यादा 2-3 सप्ताह में सारे फैसिलिटियाँ मिलने लगती हैं। जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार आवासीय आय वगैरह ये 2 लोग जमा करते हैं तो ये उनके अकाउंट में आ जाता है, उस अकाउंट से ट्रीटमेंट वगैरह, क्योंकि कैंसर के यदि इलाज के बारे में बोलें तो वह दूसरे बीमारियों की अपेक्षा कॉस्टली होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस टाइप की सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी।
सर ये जानना चाहूँगी कि अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं हमारे जो शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं और उसके ज़रिए वो कैंसरस हो जाता है, तो सर उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रचलित वो गंभीर समस्या क्या है? देखिए, यदि कैंसर की यदि बात की जाए तो माथे से पैर तक प्रत्येक अंग का आपको कैंसर होगा, ठीक है। और सब अलग अलग टाइप के कैंसर, तो एक वेक्टर है जिसके अंदर में सारी कैंसरस बीमारियाँ आती हैं। तो मोस्टली जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उसमें कैंसर होते हैं। और प्रमुखता से जिन बीमारियों का है तो उसमें हम लोग करेंगे मेल का अलग, फीमेल का अलग। जैसे मेल जो होते हैं उसके जो हम लोग बोलते हैं हेड एंड नेक, माने मुख का कैंसर, मुख संबंधित जितने ओरल कैंसर जो बोला जाता है वो नंबर 1 पर आता है। और उसके नंबर 1 पर आने के पीछे हमारे खान पान, फिर क्या कहते हैं शराब, तंबाकू, ये सब भी है। नंबर 2 पर जो आता है हमारे यहाँ जो आते हैं फेफड़ा का कैंसर है, और नंबर 3 पर पेट का कैंसर है। यदि महिलाओं की बात की जाए तो उनका ब्रेस्ट कैंसर जो बोलते हैं, स्तन कैंसर जो बोला जाता है, वो नंबर 1 पर है। बच्चेदानी का कैंसर नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर जो आता है पेट का कैंसर है। और बच्चों में यदि बोला जाए तो बच्चों में लिम्फोमा जो होता है वो नंबर 1 पर है, ब्लड कैंसर जो है नंबर 2 पर है, और ब्रेन ट्यूमर नंबर 4 पर है। जी, एक फ़र्क यहाँ पर समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब। ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं। ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या दोनों अलग अलग है? इनमें ट्रीटमेंट क्या अलग चलता है? और क्या सभी ट्यूमर कैंसर ही होते हैं? नहीं, सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ट्यूमर जो हम लोग जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं गांठ कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है जिसको हम लोग बिनाइन बोलते हैं, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस जो बोलते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इमेजिन में तीनों एक तरह के होते हैं। तो बायोप्सी से, उसके लक्षण से और दूसरे जगह से उसको हम लोग जांच करके यदि कैंसर यदि उसके बायोप्सी में आया तो कैंसर का इलाज होगा, ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस की इलाज होगी, और जो बेनाइन है तो उसको सर्जरी करके यदि पॉसिबल है मैक्सिमम तो उसको काट के निकाला जा सकता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि सब ट्यूमर कैंसरस है। सर ये कितना प्रतिशत, अगर मैं बात करूं कि कोई भी रोगी अगर इससे ग्रसित है तो कितने प्रतिशत संभावना है कि उस रोगी की ज़िंदगी बच सकती है, ट्रीटमेंट अगर सही किया जाए तो? देखिए, जैसे अभी हम लोग जिस पर जागरूकता पर बात कर रहे हैं, यदि जागरूकता में अर्ली स्टेज पर आते हैं तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है, और यदि बचने लायक नहीं है तो ज़िंदगी कुछ खींची जा सकती है ट्रीटमेंट के साथ, माने ज़िंदगी को कुछ बढ़ाया जा सकता है। जी। अवेयरनेस की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं, अवेयर हो लोग, इसके प्रति जागरूक हो, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिसके लक्षण के हमें मालूम चलते हैं कि हाँ ये डिटेक्ट किया जा सकता है और हमें मालूम भी चलता है। तो अवेयरनेस के साथ ही साथ ये बताइए कि पहले की अपेक्षा अभी अगर कंपेयर करें तो लोगों में कितना अवेयरनेस बढ़ा है, और किस तरह और भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाने जाए की आवश्यकता है। गांव के दूर दराज की अगर बात की जाए तो उन लोगों में, अर्बन एरिया के कंपैरिजन में अगर बात करी जाए तो उन लोगों में कितना जो अवेयरनेस है वो बढ़ा है इन तमाम बीमारियों के प्रति, उसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, यदि अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस का रोल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि जिस समय मैं विद्यार्थी था उस समय महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर नंबर 1 था और ब्रेस्ट कैंसर था वो नंबर 2। ड्यू टू अवेयरनेस, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, अभी नंबर 2 पर हो गया बच्चेदानी का कैंसर। तो अवेयरनेस का रोल है। और फिर जैसे हम लोग बिहार की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है खैनी, बीड़ी बहुत आम बात है। इसमें अवेयरनेस फैलाकर हम लोग 50% ओरल कैंसर को कम कर सकते हैं। मोस्टली ये जो खैनी, शराब और दूसरे जो लत हैं उसके कारण ये बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी जागरूकता की यदि बात बताई जाए तो गांव में जो रहते हैं उन्हें लगता है कि खैनी जैसे गेहूं होता है, चावल होता है, उसी तरह उनके खेत में खैनी का भी होता है, और वो सोचते हैं बेनाइन नहीं है। जैसे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं किसी तरह की आदत, तो बोलता नहीं सर, सब कोई आदत नहीं है, कहीं कोई आदत नहीं है, सिर्फ खैनी खाते हैं। इट मीन्स खैनी को लोग डेंजरस में नहीं मानते हैं। तो यदि ये अवेयरनेस हम लोग यदि फैलाएं, जो जन जन तक यदि पाए कि खैनी भी आपको कैंसर का रूप दे सकता है और इससे दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो एक खैनी को कम करके हम लोग अवेयरनेस जगा के बीमारियों की परसेंटेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
सर, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं अगर विशेष तौर पे, तो हर वर्ष का एक थीम होता है। उस थीम के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं तमाम चिकित्सा संगठनों द्वारा, और इस वर्ष का भी एक थीम है। सर, जानना चाहूँगी उस थीम के बारे में आप कुछ बताएं कि इस वर्ष का क्या थीम है और इसके तहत क्या और प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस वर्ष का जो थीम है मैंने लो डाउन द स्ट्रेस। यदि स्ट्रेस यदि बोलते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का जड़ स्ट्रेस है। स्ट्रेस के पीछे यही होता है कि आपका चिंता। कभी कभी इस टाइप का होता है साइकोलॉजिकली भी, यदि आप किसी चिंता में पड़ जाते हैं तो वो बीमारियां नहीं होते हुए भी आपके दिमाग में यदि ये घर गया, दैट विल काउज है। स्ट्रेस का सबसे यदि कॉमन यदि बोला जाए तो एक ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां होती हैं स्ट्रेस के कारण, और दूसरी यदि हम लोग बोलें स्ट्रेस हमारे जो जीवन का एक तरह से अंग हो गया हमारे लाइफ स्टाइल में। सब जगह है कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कभी हमने अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा कि मेरे शरीर को कितने आराम की ज़रूरत है। स्ट्रेसलेस यदि आपकी ज़िंदगी रहती है तो बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। और स्ट्रेस सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ही नहीं, दूसरे बीमारियों की जड़ है। तो इस साल के जो थीम को यदि देखा जाए तो बहुत हम लोग के लिए लाभदायक है, और उस पर हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से ढालकर देखें तो बीमारियों से बच सकते हैं। किस तरह आप अपने जो लाइफ में हेल्दी शेड्यूल को फॉलो करते हैं और कितना समय मिल पाता है खुद के लिए? देखिए, यदि डॉक्टर की लाइफ देखिएगा तो उसके घर वाले को छोड़कर बाकी दुनिया खुश होती है। घर वाले खुश नहीं होते हैं और डॉक्टर भी खुश नहीं, ये रियलिटी है। यदि उसकी ज़िंदगी देखिएगा तो दिन भर हॉस्पिटल और मरीजों के बीच में ही गुजरता है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, वो जानता है कि यदि स्ट्रेस लेंगे और बीमारियाँ होंगी। तो जितने भी टाइप के माने जो सीरियसनेस और सब कुछ रहते हैं वो बिकम पार्ट ऑफ लाइफ जी। और उस पार्ट ऑफ लाइफ को काम करते करते वो आप में समा जाता है और पता ही नहीं चलता है कि वेयर इज स्ट्रेस। सर, इतने लंबे आप समय से सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे गंभीर मरीजों को भी आपने देखा होगा और उनका इलाज भी आपने किया होगा। कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में याद है जो आपके लिए यादगार रहा हो, कोई जिसकी आपने मदद की हो, या फिर आपके ट्रीटमेंट से उसके जीवन में बदलाव आया हो, उसके परिवार वालों के जीवन में बदलाव आया हो? कोई ऐसा वाकया अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। वाकया मेरे जीवन में ऐसा आया है कि एक लेडी थी, करीब 35-36 साल की होगी। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया और मिडिल क्लास फैमिली से थी। पैसे भी उतने नहीं थे। शुरू में वो लोग उधार लेकर सब कुछ उसको कराए, और लेकिन ये लंबा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद उनको जो है दूसरे जगह भी बीमारियां फैलने लगी। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा कॉस्टली है इलाज, और इस टाइप की यदि इलाज यदि आप नहीं डेवलप कर पाइएगा घर बेचने से या उधार लेने से नहीं होगा। लेकिन थैंक्स गॉड बोलिए सरकारी सहायता आया, और सरकारी सहायता के अंडर में वो लोग आ गए और करने लगे। और जब इलाज होने लगा तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो गए, और विद इन 1 ईयर सी बिकम ऑल राइट। आज की डेट में जो है वो फॉलोअप में आ रही हैं, जब भी उसको बुलाया जाता है और करीब उनकी ज़िंदगी 10 साल हो गई है, सब कुछ ठीक है। उसके बच्चे जो छोटे थे, बेचारी उसमें रोती थी कि बच्चे का क्या होगा। दे बिकम इंजीनियर एंड अदर प्रोफेशंस। तो जब ऐसे मरीज को देखा जाता है जो आपके हेल्प से आगे बढ़े हैं, तो रियली में वो खुशी देती है। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह। ब्लेसिंग्स है, हाँ। और प्रत्येक डॉक्टर के यदि लाइफ में देखिएगा इस टाइप के बहुत ऐसे केसेस होते हैं। जैसे होता है ना कि कोई माली पेड़ लगाता है, जब पेड़ बड़ा होता है या उसमें फल आते हैं तो कितनी खुशी होती है। सेम जब हम लोग अपने मरीजों को देखते हैं कि इतने दिन से फॉलोअप में है और सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जी डॉक्टर साहब, इस पूरे कार्यक्रम में आपने जो बातें भी कही, उन तमाम बातों से हमने ये नोटिस किया कि अगर छोटी छोटी बीमारी को अगर हम मतलब कि देखने लगे, उसे नोटिस करने लगे, तो बड़ी बीमारियां होने ही नहीं हम देंगे। और उसे रोकने का उपाय कोई और नहीं बल्कि हम ही उसे कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है रोज़ाना अपने डेली शेड्यूल में कहीं ना कहीं उसे योग और एक्सरसाइज को भी हमें शामिल जरूर करना चाहिए। तो जरूर ये बताएं कि छोटी छोटी बीमारियां ना हो, उसके लिए अगर योग या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो कितना बड़ा ये मददगार साबित हो सकते हैं, हमें अधिक से अधिक रोगी ना बनने में और स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए जरूर इसके बारे में बताएं। देखिए, एक पंक्चुअल लाइफ जो यदि बोला जाता है, तो यदि पंक्चुअल लाइफ से आप यदि जीते हैं, पंक्चुअल खाना है और पंक्चुअल आपका दिनचर्या है, यदि उसको यदि देखा जाए, उसमें योगा का भी बहुत बड़ा रोल है।
आपके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक प्लस टाइम पर खाना, यदि ये रहे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी सही रहेगी और बीमारियां आपसे भागेंगी। तो अपने को इंगेज करके एक रूटीन लाइफ यदि हम जिए तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर द एनी ह्यूमन बीइंग। जी, तो ऐसे जिन गंभीर बीमारियों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, योग, एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तो बीमारी है ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्या इन बीमारियों में योग और एक्सरसाइज मदद करते हैं हमें उस स्टेज तक न पहुंचाने में? नहीं, बहुत हद तक। जैसे मैंने बताया ना, बीमारियों को डेवलप होने के पीछे बीमारी तभी आती है जब आपके शरीर की इम्यूनिटी लो होती है, मोस्टली। जी। ठीक है, आपके शरीर की इम्यूनिटी लो होती है, और इम्यूनिटी को योगा से या फिर दूसरे भी एक्सरसाइज वगैरह से अपने शरीर को यदि हम स्वस्थ रखें तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेगी, और आपकी लाइफ स्टाइल उसमें बहुत मदद करेगी। सर, अगर हम नई तकनीकों की बात करें तो हम मेडिकल जगत में एक बूम, एक क्रांति सा आया है, और ये बदलाव हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने राज्य की मैं बात करूं, बिहार की मैं बात करूं, ख़ासतौर से IGMS की मैं बात करूं, तो यहाँ पर किन किन नई तकनीकों का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके जरिए जो आम जन है उसका लाभ उठा पा रहे हैं या आने वाले दिनों में उसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, यदि IGMS की यदि बात किया जाए तो IGMS के करीब 40 साल होने जा रहे हैं, और आज की डेट में यदि बिहार राज्य की बात किया जाए तो हम लोग गवर्नमेंट सेटअप में एक ऐसा संस्थान है जहां सब तरह की फैसिलिटी प्रत्येक विभाग में उपलब्ध है। और जहां तक पढ़ाई की भी बात कर रहे हैं तो MBBS, MD, MS, DM, MCH सब कुछ IGMS में होता है, और यह बिहार का सरकारी में एक सिंगल इकलौता संस्थान है जहां इलाज सस्ता भी है और सब कुछ अवेलेबल भी है। तो कई तरह की बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की। एक मैसेज हम जरूर लेना चाहेंगे उन तमाम यूथ के लिए भी और उन वर्ग के लोगों के लिए भी जो लोग पान, गुटखा, पान मसाला खाते हैं और खान पान को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो लापरवाही है देखने को मिलती है। पान, गुटखा और जो स्मोकिंग करते हैं, सबसे उनमें ये बात देखी जाती है कि वो आसपास के लोगों को भी कहीं ना कहीं वो बीमार करते हैं। उन लोगों के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, पान, गुटखा, सिगरेट या शराब यदि ये बोले ना तो इसके लिए जिम्मेवार हम ही हैं। पैसा दे के हम लोग बीमारी खरीदते हैं। यदि सच्चाई बोलिएगा, पे करके बीमारी आओ मेरे पास। तो यदि इस पर हम लगाम लगाएं, अपने को अच्छी तरह रखें, इससे दूर रहें, तो एकदम स्वस्थ हो सकते हैं और हमारे पैसे भी बचेंगे जो दूसरे कामों में आ सकते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब जितनी भी माने क्या कहते हैं आपकी माने बुरी आदतें हैं उनको छोड़ें और स्वस्थ जीवन जिए। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात तुमने राकेश की कि हमारा जो खान पान है और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप तमाम तरह की चीज़ अपने दोस्तों को देखकर या औरों को देखकर, और आप इसे मॉडर्नाइजेशन का नाम देकर आप इन तमाम चीज़ों की आदत लगा लेते हैं, इनकी लत लगा लेते हैं, और ये आपके जीवन को कितना धीरे धीरे भीतर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को कम करता जा रहा है। सर, ये जानना चाहूँगी कि हमने ब्रेन ट्यूमर की बात की और तमाम तरह के कैंसर रोगों की बात की, आपके जीवन के बारे में भी अगर हमने कुछ जाना, थोड़ा बहुत अगर कुछ आपके जीवन के बारे में और जानना चाहें कि सर किस प्रकार से आप चिकित्सा जगत में आए, चिकित्सा इस क्षेत्र में आने के पीछे क्या रुझान रहे, क्या रुचि रही, किसकी प्रेरणा रही, तो क्या बताना चाहेंगे? नहीं, चिकित्सा क्षेत्र में आने के पीछे तो मैं अपना यही बताऊंगा कि सेवा एक भावना थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ पढ़ूं और लोगों को सेवा करूं, स्पेशली ये जो है मैंने चिकित्सा क्षेत्र में। और उसमें मैंने अपने मेहनत किया। मेहनत करने के बाद फिर BHU से मेरी पढ़ाई हुई। दिल्ली वगैरह में जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से सीनियर रेसिडेंसी एम्स में काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर जब आया तो IGMS में इस क्षण जो उनका यदि बोलिएगा तो उस समय भी IGMS कैंसर के क्षेत्र में नंबर 1 था। उस समय तो लीनियर एक्सीलरेटर से इलाज नहीं होता था, उसमें कोवाल्ट मशीन थी, ब्रैकीथेरेपी मशीन थी, और वो धीरे धीरे डेवलप करके आज इस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं कि वह सेंटर जो है स्टेट ऑफ आर्ट हो गया। और सेवा भावना यदि बोलते हैं तो कैंसर मरीजों का यदि देखिएगा तो लाइफ बहुत मिजरेबल होता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सब तरह का इसमें जो होता है इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटली एंड सोशली स्ट्रेस आते हैं, और लोगों को हिम्मत से काम लेना चाहिए, जागरूकता के थ्रू
फैलाकर हम लोग कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि न्यू जनरेशन, तो न्यू जनरेशन में भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग कैंप वगैरह जो है स्कूल में और कॉलेजेस वगैरह में कैंप लगाते हैं, क्योंकि देखिए रूट वही है। यदि फादर या मदर को यदि किसी तरह की यदि इस टाइप की आदत है, तो यदि बच्चे बोलेंगे कि डैडी ये नहीं करना है, मम्मी ये नहीं करना है, तो यदि उसमें जागरूकता हो जाएगी तो पूरे परिवार को हम लोग बचा सकते हैं। जागरूकता फैलाना ही हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है और इसी के तहत हम आज ये दिवस विश्व भर में मना रहे हैं। 8 जून को हम मना रहे हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इस विषय पर तथा अन्य भी विषय पर आपने हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, आज का हमारा खास कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा, खत लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमें इंतजार आता है आपके प्यारे प्यारे खत का। तो उठाएं कागज और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।